नमस्कार, आईएनडी स्पेशल में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। तो युवा कांग्रेस का महामंथन हुआ है। 23 के रण की तैयारी में है कांग्रेस। हर विंग को लगातार एक्टिव किया जा रहा है। कोशिश केवल एक ही है कि 23 का रण किसी तरह से जीता जाए, क्योंकि लगातार उपचुनाव में मिल रही हार से कांग्रेस में भी निराशा छाई हुई है। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या नई टीम कांग्रेस को जीत दिलाएगी। युवाओं पर अब कांग्रेस का दांव है। यूथ क्या कांग्रेस के बूथ को मजबूत करेगा। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल हुए। इसके साथ ही साथ युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष इस महत्वपूर्ण बैठक का हिस्सा बने। एक बूथ 5 यूथ कार्यक्रम की समीक्षा हुई और ये तमाम चीजें इसलिए हो रही है ताकि कांग्रेस को एक्टिव किया जा सके, कांग्रेस की सभी विंग को वापस से जीवित किया जा सके। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कांग्रेस से ही ये सुर आ रहे हैं कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो निष्क्रिय हैं, उन्हें तुरंत एक्टिव करना है। यदि वो तब भी निष्क्रिय रह रहे हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं क्या कुछ इस बैठक में हुआ। पहले वो सुन लेते हैं। पूरे प्रदेश के सारे विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्षों को आज बुलाया गया है। पूरी समीक्षा सबके कार्यों की होगी, क्योंकि अभी पूरी मीटिंग बची हुई है और उसमें जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं उनको हटाने का काम भी होगा, नए लोगों को लाने का भी काम होगा। पर आज एक ही पैमाना रखा गया है, जो काम करेगा वो संगठन में रहेगा, जो काम नहीं करेगा उसको संगठन से निकाल दिया जाएगा। श्रीनिवास जी, कृष्णा अलाउरू जी ने ये पूरा मंथन कर कमलनाथ जी के घर पर इस पर बात हुई। उनकी पार्टी की बैठक है या होगी जो भी है, और जिस तरह से झगड़े आपसी में चल रहे हैं कांग्रेस में, उस तरह से ये कोशिश कर रहे हैं समन्वय बनाने की। तो ये उसकी बैठक मुझे लगता होगी, पर जो झगड़े हैं वो तो सब हम सब के सामने हैं, सड़क पे है। देखिए, ये वैसे तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, पर कांग्रेस में पद छोड़ा नहीं जाता, पद छीना जाता है और छीनने की प्रक्रिया होती है कि उस पद की बोली लगती है। तो अब यदि नेहरू परिवार 10 जनपद पर मध्य प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष की बोली लगेगी और उस बोली में सबसे ज्यादा बोली जो लगाएगा उसको ये पद मिलेगा। और यदि बोली नेहरू परिवार के हिसाब की नहीं हुई तो कमलनाथ जी कंटिन्यू करेंगे, और यदि कमलनाथ जी से ज्यादा किसी ने बोली लगा दी तो वो नेता प्रतिपक्ष बन जाएगा। कांग्रेस में समर्पण, अनुशासन, संगठन, इसका कहीं स्थान नहीं है। पैसे का बोलवाला है। तो ये सियासत में बड़ी अच्छी चीज होती है कि पहले ये कहिए कि उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है और फिर उसको तुलनात्मक अध्ययन के तौर पर बताइए। इस बात का अंतर भी स्पष्ट कराइए कि वहां क्या कुछ चल रहा है, जो कि हमने विश्वास सारंग जी मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं उनसे सुना। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस विषय पर चर्चा करने के लिए। बीजेपी से हमारे साथ चेतन सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के नेता हैं। बहुत स्वागत है चेतन सिंह जी का। पवन पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, महासचिव है मध्य प्रदेश कांग्रेस के। शुरुआत पवन पटेल जी आपसे, और युवा कांग्रेस भी आपने बहुत अच्छे से देखी है। बड़ा सवाल यही है कि विक्रांत भूरिया जी इस बात को कह तो रहे हैं और पूर्व में कमलनाथ जी ने भी इस बात को कहा था कि जो निष्क्रिय उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेकिन अभी कुछ ऐसी बड़ी कार्रवाई देखने को मिली नहीं है। शायद इंतजार किया जा रहा है कि चलिए एक समय और दिया जाए इनको। स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो संगठन की बैठक होती रहती है, चुनाव आने वाला उसकी रणनीति बनती है, जो सक्रिय है उसका पैमाना बनेगी, तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। अभी ये जो बोल रहे थे बोली लगाने वाली बात कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग किस मुंह से बोलते हैं? बोली लगाना तो इनका काम है। पूरी दुनिया ने देखा कि बोली लगा के एक अच्छी जनहितैषी काम कर रही कमलनाथ सरकार को गिरा दिया बोली लगा के। आज ये बोली की बात करते हैं। हमें ये समझ में नहीं आता कि कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता अपने कामों की बात हमेशा नहीं करता है। हमारे यहाँ कुछ भी हो, स्वाभाविक प्रक्रिया है, राजनीतिक संगठन है, मीटिंग बैठकें होती रहेंगी, वो होती है। और अब चुनाव तक सक्रियता थोड़ा सा ज्यादा है,
चुनाव तक हो। ये तो हमेशा बोला जाता है जो सक्रिय नहीं निष्क्रिय नहीं है, तो निष्क्रिय बहुत लोगों को निकाला गया है, कई जगह जिलाध्यक्ष बदल दिए, किस हिसाब से बोलते हैं कि कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। हमेशा छोटी छोटी कार्रवाई हो रही है, बड़ी बड़ी कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। और जो बात करते बोली लगाने वाली बात है, और दूसरी जो ये बात कर रहे हैं, इस तरह के काम भारतीय जनता पार्टी की यहाँ ही होता है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाना रहता है। हमारा लक्ष्य सत्ता पाना नहीं रहता, हमारा लक्ष्य रहता है कि हम किसी तरह से गरीब आवाम, किसान, नौजवान को राहत दिलाने के लिए काम कर सके। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था, उस संविधान की रक्षा के लिए हम कुछ कर सके। आज से संविधान को खत्म करने में तुले हुए हैं। ये किस मुंह से बात करना चाहते हैं? अगर इनमें इतना दम था तो 5 साल कमलनाथ को काम कर लेने देते, फिर देख लेते किसमें कितना। क्योंकि डर गई है कि अगर फिर से 5 साल कमलनाथ काम कर जाएंगे, फिर हम 60 साल के लिए हमारी छुट्टी हो जाएगी। मुंह से बात करते हम तो समझ से परे। ठीक है, चेतन जी का रुख करते हैं। वैसे हमारे साथ संदीप पौराणिक जी भी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। संदीप सर का बहुत स्वागत है। चेतन सर, बड़ी बात यह है जो पटेल साहब का कहना है कि डायरेक्ट मुकाबला नहीं कर पा रही क्या बीजेपी, क्योंकि कांग्रेस के आप किसी भी चेहरे से पूछिए तो वो अपनी सरकार का जिक्र करता है और इस बात को कहते हैं कि हम लोग जो पॉलिसीज ला रहे थे उससे बीजेपी को डर लगा। लगातार यही जवाब क्यों आते हैं कांग्रेस की ओर से? पहले एक बार इनसे पूछ लीजिए कि इसकी कौन सी पॉलिसी थी कि तुम्हारे विधायक तुम्हारे घर में नहीं रह पाए। ऐसी कौन सी पॉलिसी थी भाई? आखिर आपके बड़े बड़े नेता क्यों कांग्रेस का परिवार छोड़ करके जा रहे हैं? आपकी ऐसी कौन सी वो पॉलिसी है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के सपनों के सौदागर जो लोग हैं, उन्होंने कभी संसद का मुंह नहीं देखने दिया। पूछिए आप इनसे, ये इतिहास में दर्ज है, ये हम नहीं कह रहे, ये इतिहास में दर्ज है। और जिन लोगों का इतिहास देश के विभाजन और लाखों लोगों की लाशों से चल करके गुजरता हो, वो अपना इतिहास क्या बताएंगे? ये सर्वविदित है, किसी छिपा हुआ नहीं है। जो कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के काम अपने कामों पर बात नहीं करती है, यही एक ऐसी पार्टी है जिसके काम पर, सरकार पर अगर किसी की मोहर है तो आम हिंदुस्तानी की मोहर है, न कि 7 समंदर पार से लाकर के हमको किसी के मोहर की आवश्यकता पड़ती है। जो लोग पड़ोसी से जाकर के एविडेंस लेते थे ना, पड़ोसी की पार्लियामेंट में जाकर के बैठते थे, जो पाकिस्तान का पीएम बोलता था वो इनका नेता सदन में बोलता था। आज देख लीजिए पाकिस्तान के हालात क्या है, बदतर स्थिति है। जो लोग कहते थे कि हिंदुस्तान के चारों ओर भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है डीजल, पेट्रोल, गैस के दाम बढ़ गए, जिन देशों का ये उदाहरण देते थे, आज उन देशों में देखिए क्या स्थिति है। वो सारे देश टूट करके बिखर गए हैं और हिंदुस्तान सीना तान करके खड़ा है 130 करोड़ लोगों के साथ में। बताइए किसको मदद चाहिए हमसे? ये बदला हुआ हिंदुस्तान है, बदले हुए हिंदुस्तान की जनता अपने सामर्थ्य पर खड़ा है, कि किसी के घुटने पर चल करके टिक करके नहीं खड़ा है। आज हिंदुस्तान का पीएम अगर कहीं खड़ा होता है तो विश्व उसमें आशा और विश्वास की किरण देखता है और उसको लगता है कि बदली हुई परिस्थितियों में, युद्ध की परिस्थितियों में, जो विनाश की तरफ सारा विश्व जा रहा है, उन परिस्थितियों में अगर कोई साहित्य दे सकता है, शांति दे सकता है, तो वो केवल और केवल भारत और भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी दे सकते हैं। ये देश का सामर्थ्य है। ये हम नहीं कहते भाजपा का सामर्थ्य है, लेकिन देश का दिया हुआ सामर्थ्य किसके साथ है? भाजपा के साथ है। आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ लोग क्यों खड़े हैं? भाई कोई किसी ने गिव एंड टेक का मामला तो है नहीं कि खरीद लिया। जैसे कांग्रेस ने अभी अपनी बात की खरीदने की, फर्ज करने की, लोकसभा में किस तरह से खरीद करके पीवी नरसिम्हा राव ने अपना बहुमत साबित किया, सर्वविदित है। किस तरह श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगा करके सारे देश को हथकड़ियों की बेड़ियों में जकड़ने का दुस्साहस किया, ये सबको पता है। 5 साल की लोकसभा का कार्यकाल 6 साल तक किसने चलाया, ये सारा देश जानता है। ये हमसे कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है, एक कांग्रेस परिवार के माँ, बेटा और बेटी खतरे में है, इनका रोजगार खतरे में है, इसलिए परेशानी है। अगर कामों की बात करते हो, मैं उस पार्टी का कार्यकर्ता हूं जिसके काम को बताने में मुझे फक्र होता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। किस काम पर बात करो? किसानों के सम्मान की बात कर लो। कौन सी सरकार ने गरीब किसान की चिंता की? इस देश में आम आदमी को 2 वक्त की रोटी की बात कर लो, किस सरकार ने चिंता की? कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में जहां विभिन्न जिन कंट्रियों को लोग कहते थे कि इन कंट्रियां बहुत हाई हैं, बहुत रिच हैं, वहां 2 वक्त का खाद्यान्न नहीं था, लेकिन मेरे हिंदुस्तान में 80 से 90 करोड़ लोगों को दोनों वक्त की रोटी का जो भी साधन हो सकता था, गेहूं, चावल, बीच में हमने बाजरा भी बांटा, गुड़ भी बांटा, तेल भी बांटा, शक्कर भी बांटे, चने भी बांटे, दाल भी बांटी, जो बन सकता था वो दिया। आज हिंदुस्तान
अगर कोई महामारी में गिर जाता था तो विश्व के सामने त्राहियाम त्राहियाम मदद चाहिए। हमारा देश कहीं नहीं गया मदद मांगने साहब, ये देश का स्वाभिमान है, इसी को कहते हैं देश आत्मनिर्भर बन रहा है। यही मेड इन इंडिया है। 147 देशों को हम वैक्सीन का निर्यात कर रहे हैं। ये बदला हुआ हिंदुस्तान है। मैं मध्य प्रदेश पे आता हूँ, इनके पास संगठन कहाँ है? पवन जी बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप तो अपनी युवा इकाई से चल करके गए हो। विक्रांत भूरिया जी के साथ अभी क्या हुआ? महेश पटेल जी जो आपके प्रत्याशी थे आज से 2-3 महीने पहले, आप उनके खिलाफ FIR करा रहे, वो आपके खिलाफ FIR कराए। क्या कांग्रेस का मूल चरित्र यही है? आपके नेता प्रतिपक्ष और इस मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने लगभग 52 विधायकों को फटकार लगाई है कि आपने फर्जी सदस्यता सूची PCC में जमा की। किससे छिपा हुआ है? जिस पार्टी के पास काम करने के लिए कार्यकर्ता नहीं हो, नेताओं की फौज भरी पड़ी है, वो हमको सिखा रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का मुकाबला करने का किस कांग्रेस के नेता में सामर्थ्य है? किसने लाडली लक्ष्मी की चिंता की? किसने गरीब किसान की चिंता की? किसने प्रधानमंत्री आवास की चिंता की? किसने रोजगार की चिंता की? मेरे मित्र अभी तक कहते थे देश में प्रदेश में रोजगार नहीं है। रोजाना विज्ञापन पढ़िए कितने रोजगार निकल रहे हैं। ठीक है सर। आज हम ये कोई भारतीय जनता पार्टी की जेब से नहीं कर रहे, लेकिन इस देश और प्रदेश में जहां जहां हमारी सरकारें हैं, जो टैक्सेस आता है उस टैक्स का जनता के सुविधाओं पर खर्च होता है। ये पहली बार हुआ, कागजों में नहीं होता है। अब कोई पैसा अगर कहीं खर्च होता है तो उसका वैल्यूएशन सर्टिफिकेट भी मांगा जाता है। जी जी जी, पहली बार हुआ है। जी जी चेतन साहब, मैं एक बार फिर से जी आपके पास लौटूंगा सर। पवन जी आपको जवाब देना चाहेंगे, फिर हम संदीप सर का रुख करेंगे। जी पवन जी। ये था कि जो लाशों पे चल के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं चेतन जी, ठीक है, बात करने में तो कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता को कोई हरा ही नहीं सकता। बात करने में तो यही होता है कि जब तक आदमी इनके भाषण सुनता है तब तक EVM का बटन दबा चुका होता है, और जब बाहर बाद में आता है उसको पता पड़ता है कि पेट्रोल का क्या रेट है। हमारे यहाँ हमारा नौजवान जब पढ़ के MBA की डिग्री करके करता है, बोलता है कि हमारा प्रधानमंत्री बोल रहा है कि पकौड़े तलो, और जब हमारा किसान सड़कों पर बैठा होता है तो 750 किसानों के मरने के बाद जब हमारे प्रधानमंत्री को चिंता होती है उत्तर प्रदेश के चुनाव की, तब कृषि कानून को वापस कर लिया जाता है। लाशों की बात करते हैं, जब कोरोना में ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड करा पाए, क्या बात करते हैं? ये सिर्फ बात करने में माहिर है। और आज इनकी इतनी अच्छी नीतियां, तो महंगाई की क्या हालत है? क्यों ही शिवराज सिंह चौहान आज साइकिल से नहीं चलते? जब पेट्रोल उसमें 2 रुपए बढ़ता था तो साइकिल लेके चलते थे, आज उनकी साइकिल कहाँ है? जब खाने का तेल होता था, गैस सिलेंडर बढ़ता था तो स्मृति ईरानी जी उस सिलेंडर लेके धरना प्रदर्शन करती थी, आज कहाँ है उनका प्रदर्शन धरना? आज क्यों इसके विरोध नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ बात करने में माहिर है। इनके इतने अच्छे नीतियां, इतने अच्छे काम होते तो आज इस देश की नौजवान की और नौमत नहीं होती। और अगर इतने अच्छे इनके काम होते तो कांग्रेस पार्टी से इनको आयातित करके उन लोग नेताओं को टिकाकर इनके इतने अच्छे बड़ी कैटेगरी पाती है, तो क्यों अपने लोगों को टिकट नहीं दिया? क्यों दूसरे के पार्टी के लोग अरे हम कहते इतनी अच्छी पार्टी तो बोलो हम नहीं लेंगे, कांग्रेस के लोग भाजपा के दम पे जीत जाए, क्यों नहीं है? बताए ना, ऐसा करके कि नहीं बताए, बस ये बात करने में माहिर है। इनकी बड़ी अच्छी नीतियां हैं। जितनी कांग्रेस की नीतियां, जितनी कांग्रेस की पॉलिसीज थी, उनको सबको नाम बदलकर ये उसको थोप दिया आम जनता के ऊपर, और आज इसका एक जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई बेरोजगारी का। और मैं दंके की चोट पे कहता है जिस दिन बैलेट पेपर से चुनाव हो समझ में आ जाएगा। आप वहाँ जिनका जो मंत्री का लड़का है वो किसान के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और वहाँ विकास मतों से जीत जाते हैं। आज हम सबका इस देश के अगर नागरिक है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम आत्मचिंतन करें, आकलन करें कि क्या परिवेश क्या थी। एक समय प्याज का रेट बढ़ता था तो सरकारें बदल जाती थी, आज इनके खाने का रेट बढ़ा हुआ है। कौन सी अच्छी इनकी नीतियां कि जनता इनको जिता रही EVM के अलावा? बताए ना। आप सोचिए कि किसी महिला के साथ रेप होता है, आज साथ में उसको अंत्येष्टि दे दी जाती है और वहां से इनका विधायक जीत जाता है। जनता ऐसी पागल है। जी, आपके तमाम सवालों पर हम चेतन साहब से जवाब लेंगे। संदीप जी का रुख करते हैं। संदीप सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है कि कांग्रेस ने अब प्लेटफॉर्म को सुदृढ़ बनाने के लिए जो रणनीति चली है, 65,000 से ज्यादा मतदान केंद्र बूथों पर बीजेपी पहुंची, डिजिटलाइज्ड किया। कांग्रेस का भी यही टारगेट है सर, वो अपने जो यूथ विंग है उसको भी मजबूत करना चाह रही है। देखिए विवेक जी, किसी भी राजनीतिक दल की मजबूती के लिए जी सबसे पहले जरूरी है कि अपने यूथ को आप एक्टिव करिए, और कांग्रेस अगर इस दिशा में काम करती है तो अच्छी बात है, क्योंकि राजनीतिक दल पर के लिए जरूरी है कि उसके संगठन मजबूत हो और उससे से ज्यादा लोग जुड़े हों। आपने जहां तक बीजेपी से तुलना की है तो बीजेपी ने तो अपना काम किया, उनका बूथ विस्तारक अभियान चला, सदस्यता अभियान भी चला, और वो दावा करते हैं कि वो 65,000 बूथ तक पहुंचे हैं।
अगर वाकई में कांग्रेस इस दिशा में काम करती है तो मुकाबला बेहतर होगा। जहां तक आपने कांग्रेस की बात की तो मैं एक चीज उसमें जोड़ना चाहूंगा कि कल से कमलनाथ के कार्य करने की शैली में एक बड़ा बदलाव नजर आया है। संभवतः मैंने पहली बार देखा है 1.5 से 2 साल बाद कि किसी राजनेता को लेकर कमलनाथ अपने साथ गए हों, उस राजनेता को जो उनसे दूर माना जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं कहता हूं कि अरुण यादव को कल कमलनाथ अपने साथ लेके गए थे। कहीं ना कहीं ये समन्वय की और जोड़ने की राजनीति है। अगर कांग्रेस वाकई में अपने सारे नेताओं को जोड़ने में सफल हो जाती है तो ये उसके संगठन के लिए भी मजबूत अच्छा होगा, उसके कार्यकर्ता में भी उत्साह भरने वाला होगा और 2023 में जो चुनाव होने वाले हैं उसमें मुकाबला भी रोचक हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात कही सर आपने कि मुकाबला रोचक होगा। हम चेतन जी के पास लौटेंगे, उससे पहले रुक करते हैं राजधानी भोपाल का। हमारे साथ हमारे संवाददाता आमिर खान जुड़ चुके हैं। आमिर, आज जब युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आपकी बातचीत हुई, क्या कुछ उन्होंने कहा, पहले तो वो बताइए। देखिए, जिस तरह से मिशन 2023 की तैयारी चल रही है, इसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल मजबूती के साथ जुटे हुए हैं। कल भी हम देखा कि बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी भी बैठकें कर रही है, कांग्रेस भी बैठकें कर रही है और आगामी रणनीति तैयार की जा रही है। वैसे ही आज कांग्रेस की युवा कांग्रेस की बैठक हुई और महामंथन इस बैठक को नाम दिया गया। इसमें तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई। खास बात महंगाई, बेरोजगारी और व्यापम जैसे मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन करने की रणनीति तैयार की गई है। इसी के साथ संगठन में सक्रियता लाने के लिए, संगठन में कसावट लाने के लिए इसमें एक सर्जरी की भी तैयारी युवा कांग्रेस कर रही है। इसको लेकर चर्चा की है और स्पष्ट कह दिया है जो पदाधिकारी निष्क्रिय है उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, दूसरे नए चेहरों को आगे मौका दिया जाएगा और 2023 में मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी है। तो इसके अंदर हमने देखा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी शामिल हुए, राष्ट्रीय प्रभारी श्री कृष्ण अल्लावरू इसमें शामिल हुए और प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी इस बैठक में शामिल रहे। पीसीसी चीफ कमलनाथ भी इस बैठक में थे और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और उन्होंने सोशल मीडिया पर ही ना सीमित रहने बल्कि जमीन पर उतरकर आंदोलन करने और जमीन पर सक्रिय रहने की हिदायत दी है कार्यकर्ताओं को। ये कहें कि 2023 की तैयारी है और इस तैयारी में पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी चल रही है और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होती है। तो युवा कांग्रेस भी अब सक्रिय भूमिका में नजर आने की तैयारी कर रहा है और जो निष्क्रिय कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारियों ने बाहर का रास्ता दिखाने की भी रणनीति इस बैठक में बनाई गई है। हालांकि ये बैठक हमने देखी कि करीब 2 घंटे ये बैठक चली और इस बैठक में जिस तरह से तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है और 11 अप्रैल को एक बड़े आंदोलन की रणनीति बनाई है कि 11 अप्रैल को पहले विधानसभा स्तर पर फिर जिला स्तर पर आंदोलन किया जाएगा और स्पष्ट कहना है युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों का और राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, प्रदेश अध्यक्ष हो उनका कि जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ रही है और महंगाई बढ़ रही है और व्यापक का एक मामला फिर से सामने आया है। आंदोलन की तैयारी में एक फाइनल कॉल के लिए मैं आपके पास लौटूंगा आमिर। चेतन जी का रुख करते हैं। चेतन जी, जो बात पवन पटेल जी ने कही हो या कांग्रेस के तमाम नेता इस बात को कहते हैं कि बीजेपी जब इतनी सुदृढ़ पार्टी है तो उसे कांग्रेस के नेताओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि लोकतंत्र में काम करते हुए पक्ष हो विपक्ष हो सबकी बराबर की जवाबदारी जिम्मेदारी बनती है। अगर सत्ता पक्ष में है तो उसकी सत्ता की दृष्टि से कामों का अवलोकन होता है, अगर हम कहीं विपक्ष में है तो हमारा विपक्ष की दृष्टि से कामों का अवलोकन होता है। आप सरकार चलाइए, अगर सरकार में है, हम विपक्ष में पूरी ताकत के साथ हम जनता जनार्दन की आवाज को आपके सामने बुलंद करेंगे। अब इसको लेकर के मध्य प्रदेश का जिस प्रदेश में कांग्रेस बात करना चाह रही है, क्या मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? क्या उनके साथ आए हुए विधायक भारतीय जनता पार्टी के नेता थे? ये कांग्रेस अपना मंथन खुद क्यों नहीं करती है? लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाले लोग हमसे सवाल पूछते हैं। मैं आपके चैनल पर अभी सुन रहा था पवन जी की बात, वो क्या कह रहे थे कि हम लोकतंत्र में जो बैलेट पेपर है उससे चुनाव कराओ, उसको हम मानेंगे। ये संविधान की दुहाई देने वाले क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं कर रहे हैं? क्या इनको बैलेट पेपर पर भरोसा है
अगर ईवीएम पर नहीं है तो इनकी सरकारें राजस्थान में क्यों काम कर रही हैं? छत्तीसगढ़ में क्यों इनकी सरकार काम कर रही भाई? आप क्यों? उत्तर प्रदेश में आपकी जमानत जब्त हो जाती है, सर्व नाम की चिड़िया नहीं बची है। जिस प्रदेश का कभी कांग्रेस का डंका बजा करता था, आज क्या स्थितियां हैं? आज लोग चुनाव लड़ने वाले नहीं मिल रहे थे, पकड़ पकड़ के किसी को वो लड़ा गए, उसने फिर विड्रा कर लिया, फिर तीसरे को लेकर के आए। इन परिस्थितियों की जवाबदारी आपकी है। आप लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हो, आप लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात करते हो, आप उसको मानने को तैयार नहीं हो। ईवीएम को लेकर के इस विधानसभा के चुनाव में जो 5 राज्यों के परिणाम आए हैं, किसी भी राजनीतिक दल के किसी भी नेता का इस तरह का कोई बयान नहीं है कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी है। लेकिन कांग्रेस, अरे भैया अपने कर्म तो देखो, आपके कर्म कहाँ है? जनता आपको वहीं तो ले जा करके रखेगी। अगर आप देश की सेना से शौर्य का प्रमाण मांगोगे, आप देश के डॉक्टरों साइंटिस्टों पर भरोसा नहीं करोगे, आप वैक्सीन को लेकर के कह दोगे कि ये पीएम मोदी जी की भाजपा की वैक्सीन है, तो आपके साथ कौन खड़ा होना चाहेगा? और क्यों होगा? और जहां तक रही बात मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश की विकास की यात्रा कहां से चल करके आई थी? 2003 में जिस प्रकार का मध्य प्रदेश हमको मिला था, अभी तो कांग्रेस में चले गए। वो नेता का बहुत अच्छा डायलॉग था, और जिन्होंने कहा था कि न बिजली है, न पानी है, सड़क है, शमशान का सुनसान स्थान बस यहाँ पर पचा हुआ खाली है, क्योंकि रोजगार था नहीं। आज इनको रोजगार याद आ रहा है। देखिए आप कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर देखिए। आज इनको युवाओं का रोजगार याद आता है। आज इनको लगता है कि देश में किसानों की पीड़ा है, किसानों का दर्द है। मेरे मित्र कह रहे थे ना कि किसानों का आंदोलन होता है तो हम कुचल देते हैं। जिस जिले में जहां पर घटना का आरोप लगता है, आपके आरोप को जनता स्वीकार कहां करती है? लखीमपुर खीरी की जिस घटना का आप वर्णन कर रहे हो, क्या आपकी बात को जनता ने स्वीकार किया है? जिस उत्तर प्रदेश की घटना को लेकर के आपने तो एक जिस बिटिया के साथ में जो वहां पर घटनाक्रम हुआ था, उनकी मां को भी आपने इसी दृष्टि से चुनाव का टिकट कांग्रेस का दिया था कि उसके साथ कहीं ना कहीं सिंपैथी वोट चल करके आएगा तो कांग्रेस की लाज बचेगी। क्या हुआ? 875 वोट मिले थे आपको। ये आपका चरित्र बचा है क्या? अरे जो काम करते हो उसको प्रामाणिकता के साथ करो। हम नहीं जाते किसी को एक्सपोर्ट करने, इंपोर्ट करने। लोग भारतीय जनता पार्टी में भारतीय जनता पार्टी के विचारों से प्रभावित होकर के चल करके आते। हम तो नहीं जाते किसी को कहने के भैया नहीं तुम हमारे यहाँ आ जाओ या तुम उसके यहाँ चले जाओ। आपसे आपके घर के बर्तन नहीं संभल रहे हैं, आपके नेता नहीं संभल रहे हैं। G23 के सारे नेता कहते हैं कि ये जब तक माँ, बेटे और बिटिया रहेंगे पूरी कांग्रेस साफ हो जाएगी, ये कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान हो जाएगा संगठन की दृष्टि से। आप उस पर ध्यान दीजिए पटेल साहब, आप उनकी बातों को सुनिए, सच्चाई को धैर्यता के साथ सुन करके उस पर अमल करिए। भारतीय जनता पार्टी इस लोकतंत्र में चाहती है कि चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, एक मजबूत विपक्ष होना चाहिए। सरकार में होने के बाद भी अगर ये किसी की नीति रही है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि हमने विपक्ष का सदैव सम्मान किया है। जी चेतन सिंह साहब के बहुत सारे सवाल हैं। पवन पटेल जी बोल रहे हैं, एक चीज सुन के बड़ी अच्छी लगी कि चेतन जी चाहते हैं कि स्वस्थ विपक्ष रहिए। आज पहली बार मुझे सुनने को मिला, बड़ा अच्छा लगा। नहीं तो कांग्रेस विहीन भारत बनाने का प्रधानमंत्री जी ने कई बार ऐलान किया, कई बार स्पीच में दिया, लेकिन आज ये कह रहे हैं ये परिवर्तन आएगा, सुनकर बड़ा अच्छा लगा। दूसरा मैं ये बोल रहा हूँ कि जो जहाँ घटनाओं की जो बात कर रहे हैं कि वहाँ 500 वोट मिले, 400 वोट मिले, मैंने उसी समय यही किया था कि हम कांग्रेस के हैं तो अगर इस देश के बाकी हैं तो हमें ये सोचने पे मजबूर होना चाहिए, ये चिंतन करना चाहिए कि जहाँ पे आपका मंत्री का लड़का गाड़ी चलाता वहाँ पे भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतती है, जिस बेटी के साथ रेप होता है वहाँ पे भाजपा रिकॉर्ड मतों से जीतती है। तो हमें कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करना चाहिए, हर व्यक्ति को सोचना चाहिए। यही मैंने उनसे बोला। और दूसरा जो ये बोल रहे बेरोजगारी की बात करते हैं, इनसे पूछते क्या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं बोला था कि हर वक्त 2 करोड़ रोजगार देंगे? क्या वो रोजगार का नहीं बोला था इन्होंने? किसानों की आय दोगुनी करेंगे, क्या वो किसानों की आय दोगुनी करने के लिए ये देखिए फूके इनका कुछ जवाब देंगे नहीं। इनकी नीतियां बस ये वही रटा रटाए बोलते हमारी नीतियां बड़ी अच्छी चल रही है, हम बेरोजगारों के लिए कर रहे हैं। हम कह रहे हैं बेरोजगारों के लिए क्या कर रहे हो आप? बेरोजगार मेला लगा रहे हो, कितने लोगों को बेरोजगार मिल रहा है? प्रधानमंत्री आवास योजना बना दिया तो इंदिरा आवास योजना, तो उसका नाम बदल के आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। आज मैं कह रहा हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं कह रहा हूँ तो 50 शिकायत मेरे पास है कि वही बीजेपी का जो एजेंट है वो बोलेंगे कि पैसे दो तब तुम्हारा नाम लिखेंगे।
कुछ दिन पहले तक उनका लिस्ट में नाम रहता, फिर लिस्ट से नाम हटा दिया जाता है। ये सब क्या चलता है? मैं तो वही बोल रहा हूँ, इनसे जो बोल रहे हैं कि ये कर रहे हैं कि उसका रिजल्ट तो बताएं। ये तो वही तानाशाही बोल रहे हैं कि हम वहाँ उसके बस महिला के साथ बलात्कार हुआ, इसको इन्होंने सिंपैथी वोट के लिए, तो उसके बाद भी नहीं जीते। यही तो मैं बोल रहा हूँ कि क्यों नहीं जीते। आपने चिंतन करना चाहिए कि अगर आप कहीं पे किसी के ऊपर गाड़ी चढ़ा देते हो और फिर वहां पे वो हार जाता है, क्यों हारता है? आज ये अपना काम बताए ना कि अगर इनकी इतनी अच्छी नीतियां थी, माननीय नरेंद्र मोदी जी इतने चमत्कारिक प्रधानमंत्री हैं, तो आज बेरोजगारी क्यों खत्म नहीं हो रही है? आज महंगाई क्यों नहीं खत्म हो रही है? इसका जवाब तो दें। ये काम कर रहे हैं, कितना चाहिए इनको काम करने के लिए? अरे कांग्रेस से तो इस देश को आजाद करा है, अनेकों नेताओं ने अपने प्राणों की आहुति देके। इनका कौन सा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है तो इस देश को आजाद कराने में इनका योगदान रहा हो? संघ की क्या भूमिका थी पूरी दुनिया जानती थी। कहां कहां कितने एजेंट का काम किया उन्होंने। ये बात करते हैं, देश प्रेम की बात बनाएंगे, संविधान को बचाने की बात करेंगे। अभी आज बोल रहे हैं कि विपक्ष चाहिए इनको। स्पष्ट रूप से आपने बोल रहे थे कि कांग्रेस विहीन पूरा भारत चाहिए इनको। इनकी कथनी करने के अंतर कोई तानाशाही इनके अंदर चढ़ चुकी है और वो तानाशाही एक न एक दिन उतरेगी और ऐसी उतरेगी कि फिर इनकी 60 साल के लिए छुट्टी हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है। एक अंतिम प्रतिक्रिया के लिए हम संदीप सर का रुख करते हैं। बिल्कुल चर्चा अपने अंतिम दौर में है। संदीप सर, एक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि इस समय देश में मुद्दे बहुत हैं। जी। लेकिन मुद्दों को उठाएगा कौन विवेक जी? सत्ता पक्ष तो उठाएगा नहीं जी। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है। पवन पटेल जी की बातों से मैं काफी हद तक सहमत हूं कि समस्याएं हैं, बेरोजगारी है, तमाम चीजें हैं जी। लेकिन कांग्रेस वैसी लड़ाई क्यों नहीं लड़ती है जो लड़नी चाहिए? अभी जो व्यापम का मामला सामने आया, क्या ईमानदारी से पवन जी भी विश्लेषण करें, कांग्रेस भी करें, क्या लड़ाई लड़ी कांग्रेस ने? अगर कांग्रेस लड़ाई नहीं लड़ेगी, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, तो सत्ता पक्ष को उसका लाभ मिलेगा और स्वाभाविक तौर पर मिलेगा। हर चीज में जनता से आप अपेक्षा नहीं कर सकते कि जनता ऐसा करे जी। विपक्ष को जनता की आवाज बनना पड़ेगा और जहां विपक्ष कमजोर हुआ है वहां सत्ता पक्ष की मनमानी हुई है और वही कई बार देखने भी मिलता है। इसलिए जरूरी है कि पवन जी और कांग्रेस आत्मविश्लेषण करें, समस्याओं को बेहतर तरीके से उठाएं और जनता की आवाज बने तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सही बात कही सर आपने कि आत्मविश्लेषण करने की बहुत जरूरत है कांग्रेस को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये महामंथन हुआ कांग्रेस का, इसका उद्देश्य केवल यही है कि कांग्रेस को पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि कई विंग्स ऐसे हैं जहां से कांग्रेस के लिए उतने अच्छे फैसले, उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इसी काम में लगी हुई है। देखना होगा आने वाले समय में जमीन पर कितनी मजबूती होती है इन तमाम मंथनों से। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।